और प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वेग और चाल की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे त्वरण की। इसके बाद हम आएंगे गति के समीकरणों पर और उसके बाद सबसे अंत में चर्चा करेंगे इस पाठ के अंत में बल क्या होता है। इससे पूर्व भी एक कक्षा इस पाठ पर हो चुकी है और आपको उसमें चाल क्या है, चली गई दूरी कितनी होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की थी। कुछ बातें आपको बताई थी, लेकिन चूंकि इस क्लास को हुए कई दिन हो गए, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे गति और वेग, इसके बारे में पुनः चर्चा कर ली जाए। ये चर्चा करने के लिए हमारे पास विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री अजय पाटिल, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल हैं और वे आपसे इस विषय में चर्चा करेंगे। आइए श्री पाटिल साहब से चर्चा करते हैं। नमस्कार सेंगर साहब। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि सेंगर साहब ने आपको अभी बताया कि आज हम वेग, त्वरण, गति, चाल, इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे, जो कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको आज कुछ गति के समीकरण संबंधी और आगे इस विषय पर कुछ चर्चा करूंगा आपसे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं कि वेग, चाल, ये पुनः मैं बता दूं तो चाल क्या है। आपको मालूम होगा चाल क्या है। इकाई समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है और इसका मात्रक हम ऐसा ही मात्रक जो लेते हैं वो मीटर प्रति सेकंड में लिया जाता है। दूसरा, वेग, इकाई समय में चली गई दूरी, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं और इसका जो मात्रक है वो भी मीटर प्रति सेकंड में लिया जाता है। लेकिन इन दोनों में जो मुख्य अंतर ये है कि चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, और वेग के अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। उदाहरण के लिए बल एक सदिश राशि है। चाल बल एक सदिश राशि है जी। बल सदिश राशि क्यों है पाटिल साहब? उदाहरण के लिए सर, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को विस्थापित करना है तो हम उस पर बल लगाते हैं, तो जो विस्थापन होता है वो बल लगाने की दिशा में होता है जी, अन्य दिशा में नहीं हो सकता जी। इस तरह मैं आपसे कह सकता हूं कि बल एक सदिश राशि। बल को बताने के लिए बल का परिमाण बताना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। जी, जी, जी। अगर हमने दिशा नहीं बतलाई और केवल परिमाण ही बताया तो उससे पूरी बात का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए बल एक सदिश राशि है। लेकिन मात्रक सर, बल का न्यूटन होता है। नहीं, मात्रक नहीं, मैं केवल मात्रा की बात कर रहा हूँ। मात्रा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अदिश रहेगी सर। अदिश रहेगी क्योंकि मात्रा में दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण ही बताना पड़ेगा जी। बल में चूंकि परिमाण और दिशा दोनों बतानी पड़ेंगी, इसलिए यह सदिश राशि है। इसी तरीके से बच्चों, अभी जैसे पाटिल साहब ने ये कहा कि वेग एक सदिश राशि है, वेग बताते समय आपको वेग का परिमाण भी बताना पड़ेगा, वेग की दिशा भी बतानी पड़ेगी, और चाल के बताते समय केवल आपको चाल का परिमाण ही बताना पर्याप्त होगा। इसलिए चाल कैसी है? अदिश राशि है। ऐसे बहुत सी राशियों में से आप छांट सकते हैं कि कौन सी सदिश राशियां हैं और कौन सी अदिश राशि हैं। अब इसी क्रम में आगे त्वरण की चर्चा करते हैं। त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन भी कहते हैं जी।
अगर हम इसका अंग्रेजी शब्द भी लें तो एक्सेलरेशन भी कहते हैं। साधारण भाषा में अगर अपन एक उदाहरण लें, आप प्यारे बच्चों, आपको मालूम है, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर, हर गाड़ी के अंदर एक एक्सीलेटर होता है। तो एक्सीलेटर जो नाम है वो कुछ एक्सेलरेशन से मिलता जुलता है। जब गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड या उसका वेग कम ज़्यादा एक्सीलेटर के द्वारा किया जाता है। तो इसी प्रकार वेग में जब परिवर्तन होता है तो हम उसको त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक में अलग चीज़ हो जाएगी। जैसे अभी वेग में आपने मीटर प्रति सेकंड मैंने आपको बताया था, लेकिन चूंकि वेग जो है वेग मीटर प्रति सेकंड में है और त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर, अतः इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग होगा। मैं आपको बता सकता हूँ, ये जरा टेलीटॉप पर रख करके इसको बता दीजिए कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड क्यों होता है और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग क्यों होता है। वेग मीटर प्रति सेकंड, जरा कृपया बड़े लिखिए जिससे कि वहाँ बच्चे देख सकें। अच्छा सर, वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड मात्रक है, यूनिट है, और त्वरण बराबर वेग बटे समय। यानी कि अगर हम इनके मात्रकों को ले तो मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, और जब हम इसको हल करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड वर्ग। इस प्रकार से त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग लिया जाएगा। पाटिल साहब जी सर, आपने अभी त्वरण बताया। त्वरण एक ही प्रकार का होता है कि त्वरण के दो भिन्न प्रकार होते हैं? बहुत अच्छा पूछा सर आपने। त्वरण तो देखिए, यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे एक समान त्वरण की जी, लेकिन उसमें अभी आपने पूछा कि त्वरण कितने प्रकार का होता है, तो एक ऋणात्मक त्वरण भी होता है। हाँ। जिसे मंदन कहते हैं। हाँ। या इंग्लिश में हम इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं जी। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई कार गतिमान है, मान लीजिए किसी भी वेग से गतिमान है, हम ब्रेक लगाते हैं तो कार धीरे धीरे उसका वेग कम होने लगता है। उस स्थिति में कार के अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो मंदन त्वरण उत्पन्न होगा जी। जब हम किसी गति को कम करने लगते हैं तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, और उसको हम ए की जगह ऋण ए गणना में लिया जाता है। बच्चों, अभी जैसे पाटिल साहब ने बताया, मैं आपको एक बहुत सीधा सरल उदाहरण दूं। आप ट्रेन में बैठे हैं, स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, आप उस ट्रेन में बैठे हुए हैं। कुछ समय बाद ट्रेन चलना शुरू करती है। जब चलती है तो एक झटका सा लगता है, और झटका लगने के बाद उसका वेग थोड़ा सा वेग रहता है, फिर धीरे धीरे वेग बढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि बहुत फास्ट रूप से ट्रेन चलने लगती है। तो ये जो वेग का परिवर्तन होता है, पहले बिल्कुल शून्य से, फिर थोड़ा वेग, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसको हम वेग वृद्धि कहते हैं। वह त्वरण का एक रूप है, धनात्मक त्वरण है ये, और इसीलिए इसको हम वेग वृद्धि कहते हैं। बाद में ट्रेन एक विशिष्ट वेग से आगे चलती चली जाती है, और दूसरे स्टेशन तक पहुंचने से पूर्व ड्राइवर जब ये देख लेता है कि हमें आगे के स्टेशन पर ट्रेन को रोकना है, तो उससे पूर्व वह ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से तत्काल वेग कम होने लगता है, और धीरे धीरे वेग कम होते होते और वह शून्य पर पहुंच जाता है, और गाड़ी आगे के स्टेशन पर रुक जाती है। इस तरीके से जो वेग का परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक परिवर्तन होता है, और इस समय होने वाले त्वरण को हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, जिसे वेग मंदन या वेग ह्रास कहा जाता है। और जब वेग मंदन होता है तब त्वरण के सामने ऋण चिन्ह लगा देते हैं, और जब वेग वृद्धि होती है तो हम त्वरण के सामने धन चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब धनात्मक त्वरण होता है तो उसे वेग वृद्धि कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण होता है तो उसे वेग ह्रास या वेग मंदन कहते हैं। सेंगर साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया बच्चों। इसी में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, एक समान त्वरण
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं? क्योंकि आप अभी पुस्तक में आगे पढ़ा होगा, त्वरण तो एक शब्द हो गया, साथ में उन्होंने लिखा हुआ है एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण जो है, हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि समान समय अंतराल में जो समान वेग परिवर्तन होता है उसको हम एक समान त्वरण कह सकते हैं। तो ये एक शब्द, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। और सर ने आपको अभी क्लियर किया कि रिटार्डेशन, जब भी आप गणना करेंगे, आगे संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, तो आपको ए का मान वहाँ पे या तो मंदन लिखा होगा या आपको ऋणात्मक में संख्यात्मक मान दिया होगा। अब इसको अभी तक जो हमने पढ़ा, वेग, चाल, त्वरण, अब कुछ चीज़ आती है प्रारंभिक वेग। वेग भी दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग, जब वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है, कोई गति नहीं होती, उस वेग को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं और इसको हम u से दर्शाते हैं। प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं। और जब वस्तु गति करती है और उसका वेग अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है, जहां रुकती है, उस समय उसका जो वेग होगा वो हम v से दर्शाते हैं। और उसका जो त्वरण है उसको हम a से दर्शाते हैं। और जो उसने जो समय लिया, समय अंतराल लिया अपनी प्रथम स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने के लिए, उसको हम t से दर्शाते हैं, छोटे वाले t से। इंग्लिश में हम इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं। इसके बाद जो दूरी वस्तु ने तय करी प्रथम स्थिति से अंतिम स्थिति तक, वो दूरी को हम s से दर्शाते हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर आगे हम गति के समीकरण जो बनेंगे उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आदरणीय सेंगर साहब, अभी देखो बच्चों, अभी पाटिल साहब ने बताया u प्रारंभिक वेग है। किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग को हम हमेशा u से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लो कोई वस्तु t सेकंड तक चलती रही है, तो t सेकंड बाद के वेग को हम v से प्रकट करते हैं। t चलने का समय है और अगर त्वरण a हो तो चली हुई दूरी को हम s मानते हैं। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेकिन चूंकि ये प्रचलन में हमेशा से ये संकेत आते रहे हैं, तो हमें अगर इन्हें इसी रूप में प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा जी। u को प्रारंभिक वेग से, t सेकंड बाद के वेग को v से और त्वरण को a से, कुल लगे हुए समय को t से और दूरी को s से। अब आइए देखते हैं कि इन प्रतीकों में एक दूसरे से क्या संबंध है, ये एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित हैं, और जो इनमें संबंध होगा उन्हीं को हम गति के समीकरण कहते हैं। तो अब आपको सामने पाटिल साहब गति का पहला समीकरण बताएंगे। जी सर, थोड़ा सा मैं इसकी थोड़ी थ्योरी सर बता दूं जी। गति के समीकरण जो है, उनकी व्युत्पत्ति, मतलब इनको इजाद जो किया था वो इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। अपन जनरली क्या होता है कि न्यूटन बोल देते हैं, लेकिन महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने गति के समीकरण का इजाद किया था। और इनके अनुसार कोई पिंड जब सरल रैखिक गति में या सरल रैखिक गति करता है तो उसमें उसका त्वरण भी एक समान होता है, और उसका त्वरण एक समान होता है तो उसका वेग, उसकी चली गई दूरी, लिया गया समय और अंतिम वेग, इनका जो पारस्परिक संबंध है, इनसे गति के समीकरण का निर्माण होता है। और ये गति के समीकरण जनरली जो है तीन प्रकार के हैं। पहला समीकरण हमें अंतिम वेग दर्शाता है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ, तो पहला समीकरण है गति का समीकरण पहला, v बराबर u प्लस ए टी। जी, v है t सेकंड बाद का चला हुआ बाद का वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। इनमें ये संबंध स्थापित करके अभी पाटिल साहब आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों, प्यारा बच्चों, हम
गति का प्रथम समीकरण सर ने जैसा बताया v बराबर u प्लस ए टी, इसको सिद्ध करने के लिए हम जो है त्वरण का सूत्र लिखेंगे। त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन, अभी हमने आपसे बात की थी कि प्रारंभिक वेग किसी भी वस्तु का u और अंतिम वेग v। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा बच्चों? v माइनस u, और ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन v माइनस u, और समय में अंतराल मान लीजिए t है। तो त्वरण a बराबर v माइनस u अपॉन t। अब हम इसको तिर्यक गुणा कर लें, इस t को a में कर लें, या इसको हम लिख सकते हैं ए टी इक्वल्स टू v माइनस u, या v बराबर u प्लस ए टी। तो प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण बना, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग धन त्वरण गुणित लिया गया समय। तो ये गति का प्रथम समीकरण भी कहलाता है। लेकिन इसमें एक चीज का आप ध्यान रखें, ये केवल जब पिंड या वस्तु रैखिक गति कर रही हो तो ही ये लागू होता है। रैखिक गति का पहला समीकरण बताया अभी पाटिल साहब ने, v बराबर u प्लस ए टी। बहुत आसान तरीके से बताया। v क्या है? t सेकंड बाद का वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u। ये वेग में परिवर्तन हो गया। और यह कितने समय में परिवर्तन हुआ? t सेकंड में परिवर्तन हुआ। चूंकि t सेकंड में परिवर्तन v माइनस u हुआ, तो एक सेकंड में परिवर्तन कितना हो जाएगा? v माइनस u बटे t। और एक सेकंड में परिवर्तन की दर को, या वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। और ये त्वरण हो जाएगा a के बराबर। तो a बराबर v माइनस u बटे t, त्रियक गुणा कर देंगे तो ए टी बराबर v माइनस u, पक्षांतर कर देंगे तो v बराबर u प्लस ए टी। और ये आपका पहला समीकरण हो गया जी। अब दूसरा समीकरण, जिसमें दूरी और समय तथा वेग में संबंध स्थापित करना है। हाँ, तो दूसरा समीकरण को आप देखिए। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर है t सेकंड में चली गई दूरी, u बराबर है प्रारंभिक वेग, t बराबर है समय अंतराल, a बराबर है त्वरण। इन चीज़ों को संबंध स्थापित करते हुए s का मान हम u, t और a के रूप में निकालना चाहते हैं। अब ये समीकरण आप हल करना देखेंगे सिंह साहब से। पाटिल सर से सर। हाँ, पाटिल साहब से, सॉरी। पाटिल साहब, अब आपको दूसरा समीकरण किस तरीके से प्राप्त किया जाता है इसके संबंध में बताएंगे। प्यारे बच्चों, अभी सर ने आपको पुनः गति के प्रथम समीकरण के बारे में बताया। इसके द्वारा हम वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं। द्वितीय समीकरण जो गति का है, इसके द्वारा वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसका जो सूत्र है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम इसमें जैसे औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग निकालने के लिए वस्तु का प्रारंभिक वेग मान लीजिए u है और वस्तु का अंतिम वेग v है। तो औसत वेग हो जाएगा, औसत वेग होगा वस्तु का u प्लस v अपॉन 2। ये औसत वेग हमको मिल गया। अच्छा, अब हमें समीकरण निकालना है चली गई दूरी के लिए। चली गई दूरी के लिए जैसे आपको मालूम है, वेग बराबर दूरी बटे समय। ये एक सूत्र होता है, वेग बराबर दूरी बटे
समय। तो दूरी बराबर वेग गुणित समय, दूरी बराबर वेग गुणित समय। पाटिल साहब जरा जी। बड़े लिखिए, जी सर। क्योंकि वहाँ स्क्रीन पर जब पहुंचेगा जी जी। तो छोटा दिखाई नहीं देगा। अच्छा सर, हाँ, कृपया थोड़े बड़े लिखिए। ओके सर। हाँ, जैसे प्यारे बच्चों, वेग बराबर क्या क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, वेग बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय। इसमें अगर हम दूरी को निकालें तो दूरी बराबर वेग गुणित समय। प्यारे बच्चों, ये तो एक साधारण सा सूत्र है। अभी हमने आपसे कहा था कि इस समीकरण को हल करने के लिए हमें औसत वेग ज्ञात करना पड़ेगा। औसत वेग हमने ज्ञात कर लिया। अब t समय में मान लीजिए वो वस्तु चल रही है, गतिमान अवस्था में है, तो t समय बाद उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो औसत वेग गुणित दूरी, औसत वेग गुणित दूरी, उसके जो चली गई दूरी है वो होगी औसत वेग गुणित दूरी u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। प्यारे बच्चों, क्या है कि कुछ चीज़ों को हल करते समय हमें जो हमारे सिद्धांत हैं उन्हीं के द्वारा हम हल कर सकते हैं। अतः औसत वेग बराबर u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, समय अंतराल। अब इसमें मैं जो है ये v जो अंतिम वेग का भी अपन ने समीकरण निकाला था, इसमें v बराबर u प्लस ए टी का जो मान है ये मैं इसमें प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। देखिए, इस v की जगह मैंने u प्लस ए टी लिख दिया। अब इसको और हल करेंगे तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, और या इसको और हल किया तो u प्लस 1/2 ए टी, सॉरी ए टी इंटू टी। और इसको अपन जब ब्रैकेट खोलेंगे, इसका कोष्टक हटाएंगे तो हम याद करेंगे u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण। इसको हम s के द्वारा दर्शाएंगे जो कि चली गई दूरी है। तो प्यारे बच्चों, इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु द्वारा यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात अंत में कितनी कुल दूरी तय की गई, वो इस समीकरण के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि पाटिल साहब ने आपको बताया कि t सेकंड में चली हुई हम दूरी किस तरीके से ज्ञात करते हैं, इसका समीकरण किस तरीके से हम उसका प्रमाण देते हैं। तो ये बताते समय सर ने बताया कि प्रारंभ में वेग u था और अंत में वेग v हो गया। अगर हम इसका औसत वेग निकालें तो आप जानते हैं कि प्रारंभ में सबसे कम वेग होगा और अंत में सबसे ज़्यादा वेग होगा अगर वस्तु विराम अवस्था से चल रही है और उच्चतम वेग पर पहुंच गई है तब। तो इसका औसत वेग निकाला u प्लस वी बटे 2, ये औसत वेग हो गया। अब चली गई दूरी कितने के बराबर होती है? वेग गुणित समय के। वेग की जगह पे कौन सा वेग रखेंगे? सबसे पहला वाला वेग जो सबसे कम है या सबसे अंत वाला वेग जो सबसे ज्यादा है? कौन सा रखेंगे? हम इस जगह पर रखेंगे औसत वेग, और औसत वेग रखने के कारण हम लिखेंगे औसत वेग गुणित समय, ये दूरी के बराबर होगा। औसत वेग की जगह पे v प्लस u लिखेंगे बटे 2 और गुणित समय का जगह पे t लिख देंगे। v को हम जो पहला समीकरण निकाला था v बराबर u प्लस ए टी, ये मान इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही t सेकंड में चली गई दूरी के बराबर होगा। अब मैं सिंह साहब से निवेदन, ये पाटिल साहब से निवेदन करूंगा कि वे तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम बताएं बच्चों को कि किस प्रकार से गति का नियम तीसरा हल किया जाता है। पाटिल साहब, ये एक नया कागज ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षर लिखिए। मैं समझता हूं
कि जब तक बड़े अक्षर नहीं लिखे जाएंगे तब तक बच्चों को ठीक तरीके से मॉनिटर पर दिखाई नहीं देगा। जी, जी। देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैं और सेंगर साहब गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, गति का द्वितीय समीकरण v बराबर s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आपको हल करके भी दिखाया और आपको इसके बारे में बताया भी कि दोनों समीकरण के द्वारा हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम समीकरण के द्वारा हम वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं, द्वितीय समीकरण के द्वारा हम वस्तु द्वारा अंत में चली गई कुल दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तृतीय समीकरण जो है ये समय निरपेक्ष समीकरण है, इसको हम कह सकते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन मीन्स उसमें समय नहीं आएगा, और ये जो समीकरण है ये इसको आप देखिए, गति का तृतीय समीकरण जो है इसको हल करने के लिए पुनः हमें गति का जो प्रथम समीकरण है उसका उपयोग करना पड़ेगा। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी या v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी या v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी। इस समीकरण में मैंने t का मान निकाला है क्योंकि मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया था इट इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब है कि इस समीकरण में समय का उपयोग नहीं होगा, समय का कहीं फैक्टर नहीं आएगा। ये v, u, a और s के बीच का समीकरण है जिसमें टाइम कहीं पर नहीं होगा। जी, इसमें इस समीकरण को हल करते समय हमको पुनः गति का द्वितीय समीकरण उपयोग में लाना होगा। गति का द्वितीय समीकरण है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s चली गई दूरी, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण। अब हमने पूर्व में समय का मान ज्ञात किया था v माइनस यू अपॉन a। इस मान को हम इस गति के द्वितीय समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा देखें, s इक्वल्स टू u इंटू वी माइनस यू अपॉन a इंटू टी प्लस 1/2 a v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। टी का मान रखा है ना सिंह पाटिल साहब आपने? जी जी। हाँ, तो टी नहीं आएगा इसमें, s बराबर u और फिर u टी की जगह पर आपने मान रखा ये वाला टी नहीं, हाँ, ये तो ये हाँ जी, ये आ जाएगा सर u v माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2 a v माइनस यू का होल स्क्वायर। हाँ। अब सर इसको आगे बच्चों अपन इसको साधारण तरीके से हल करेंगे। तो s बराबर यू वी ब्रैकेट खोलिए माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाना पड़ेगा v माइनस यू की जगह। a माइनस बी का प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा सूत्र, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी में हम a की जगह v मानेंगे और b की जगह u मानेंगे। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv का होल स्क्वायर, सॉरी बटे a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने देख लिया। अब इसके बाद ये a से, ये नीचे हम a से a को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास जो समीकरण बचेगा s इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। अब आप इसके बाद a और 2a का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापरिवर्तक लेंगे।
इसको एलसीएम हाँ एलसीएम, जी एलसीएम बच्चे जानते हैं। जी जी लघुत्तम समावर्त का को अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं। जी। तो हाँ, अब प्यारे बच्चों, जब इसका लघुत्तम समापरिवर्तक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका नीचे जो बचेगा वो आपका 2a बचेगा। तो हल करिए, s इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। सबके पूरे के नीचे बटे 2a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं हैं उनको अपन हल क्रॉस करेंगे। 2uv पॉजिटिव है, एक माइनस 2uv है, इनको कैंसिल करेंगे। माइनस 2u स्क्वायर है और प्लस u स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो है ये माइनस u स्क्वायर रहेगा। आप u स्क्वायर में से माइनस 2u स्क्वायर घटाएंगे तो आपको माइनस u स्क्वायर मिलेगा। अतः यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको, ये उल्टा कर लीजिए इसे। हाँ। सर दूसरा कागज, हाँ इसके यहीं चलता है। s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। या हम इसको और भी कर सकते हैं बच्चों, इसको तिर्यक गुणा कर दें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। या पक्षांतर करें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ये आपका गति का तीसरा समीकरण आ गया। बच्चों, आपने देखा कि हमने गति के 3 समीकरण आपको बताए। इन 3 समीकरणों पर आधारित कुछ प्रश्न जो संख्यात्मक प्रश्न हैं, आपके पुस्तक में ये चैप्टर समाप्त होने पर जो प्रश्नमाला दी है उसमें कुछ संख्यात्मक प्रश्न दिए हैं। मैं चाहूँगा कि पाटिल साहब कुछ संख्यात्मक प्रश्न हल करके बताएं, जिससे बच्चे उन संख्यात्मक प्रश्नों को हल करना सीख लें। और पहला सवाल है 21वां प्रश्नमाला में 21वां सवाल है, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है तो 10 सेकंड के पश्चात उसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। जी, सेंगर साहब ने जैसा अभी आपको बच्चों सवाल बताया, उस सवाल को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, 10 सेकंड के बाद उसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, उसका त्वरण ज्ञात करो। इसमें हमें यह दिया गया है बच्चों, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, मतलब जो है प्रारंभिक वेग हमें इसमें दिया है। प्रारंभिक वेग हमें दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड के बाद, मतलब समय इसमें हो गया हमारा 10 सेकंड, उसका वेग हो गया 10 सेकंड के बाद उसका वेग हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग कितना हो गया? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें त्वरण निकालना है, तो इसके लिए 3 चीजें हैं इसमें, प्रश्न में 3 चीज दी हैं। प्रारंभिक वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो u बराबर कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड पश्चात का वेग मतलब v हो गया यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकंड जी। और एक तीसरी चीज दी है समय मतलब 10 सेकंड। 10 सेकंड, तीनों चीज दी हैं, तो आपको त्वरण निकालना है, मतलब a का मान निकालना। तो बच्चों मैं आपको बता चुका था पूर्व में, त्वरण a बराबर v माइनस u अपॉन t। इसमें जो आपको सवाल में जो मान दिए हुए हैं उनको प्रतिस्थापित करेंगे, तो अंतिम वेग आपका है 25 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग आपका है 5 मीटर प्रति सेकंड, और लिया गया समय कितना है? 10 सेकंड। 10 सेकंड, तो 10। अब मैंने अभी मात्रक इनके नहीं लिखे हैं, मात्रक अपन अंत में लिखेंगे। त्वरण a बराबर 25 में से 5 गए 20/10, तो ये आ गया 2। लेकिन बेटा केवल इसमें 2 लिखने से काम नहीं चलेगा। भौतिकी में आप ध्यान रखिए, मात्रक यूनिट इज वेरी एसेंशियल। मात्रक के बिना भौतिकी गलत है। उदाहरण के लिए 100 रुपए हैं
100 पैसे हैं, 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। वैसे ही ये 2 क्या है? तो चूंकि यहाँ पे अपन त्वरण निकाल रहे हैं, तो पूर्व में अपन पढ़ चुके हैं कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग होगा। अतः त्वरण A बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। जी सर। तो ये इस तरीके से आपको मालूम पड़ा कि इस वस्तु का जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था और जिसका 10 सेकंड बाद का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड था, और अगर हमने इसका त्वरण निकाला तो ये 2 मीटर सेकंड वर्ग के बराबर आता है। बच्चों, जैसा कि पाटिल साहब ने बताया कि अगर आप किसी संख्यात्मक प्रश्न को हल कर रहे हैं तो संख्यात्मक प्रश्न में उस संख्यात्मक प्रश्न का जो उत्तर आए उसका केवल परिमाण लिखकर ही मत छोड़ दीजिए, उसकी इकाई लिखना भी अत्यावश्यक है। अगर आपने उसकी इकाई नहीं लिखी तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे त्वरण 2 क्या? 2 मीटर है कि फुट है कि गज है कि मील है कि किलोमीटर है, क्या? तो उसका मात्रक लिखना जरूरी है। मात्रक कितना होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अब चूंकि समय समाप्त होने को है, अतः आगे के प्रश्न आप अपने गुरुजी की सहायता से कर लीजिए। इसमें 21, 22, 23, 24, 25 इस तरीके के 24 ये 4 प्रश्न हैं जो इन गति के समीकरणों के आधारित हैं। आप इनको अपने गुरुजी की सहायता से हल करें। एक मंदन का बता देते हैं। वो शायद अब समय नहीं है पाटिल साहब, अच्छा, इसलिए नहीं कर पाएंगे। बच्चे अपने गुरुजी की सहायता से इसे करेंगे और अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो हमसे पत्र व्यवहार कर पूछ लेंगे या आगे की क्लास में हम इसको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से विज्ञान की कक्षा में आज हमने आपको बताया कि वेग त्वरण क्या होता है, त्वरण के 2 रूप, वेग वृद्धि क्या होती है, वेग ह्रास क्या होता है, और आज हमें वैसे बल भी बताना चाहिए था लेकिन बल हम इसमें क्लास में नहीं बता पाए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बल भी बताएंगे और अगर आपकी कोई शंका होगी तो उसका समाधान भी हम क्लास शुरू करने से पहले करेंगे। धन्यवाद।